नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल जीनियस मैथमेटिक्स क्लासेज में। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कवर कर रहे होंगे, है ना। तो क्या है ना, और ये भी मैं आशा करता हूं कि जितनी सारी पीछे क्लासेज हो चुकी है ना, वो आप रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे, है ना। और ये जो बार बार मैं कहता हूँ कि ये 3 से 6 का जो टाइमिंग है ना, आप बांध लीजिए, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन हो जाए तो मजा आ जाएगा, है ना। वो कहते हैं ना कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। और दोनों तरफ लिखा हो मेहनत, दोनों तरफ लिखा हो मेहनत, सिक्का वहीं उछाला जाए, सिक्का वहीं उछाला जाए, है ना। तो चलिए, इसके बाद हम क्या करते हैं, अपने टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और जो पिछले क्लासेस में कुछ चीजें हो रखी थी उसका हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम आगे निकल जाएंगे, है ना। चलिए, तो पिछले क्लास में मेरे हिसाब से हम ना कुछ नियमित परिवर्तन और अनियमित परिवर्तन समथिंग कुछ पढ़े थे, है ना। जिसमें मैंने आपको बताया था कि नियमित परिवर्तन क्या होता है, कि जब एक समतल सतह होती है ना, उस पे यदि प्रकाश की किरणें टकरा करके परिवर्तित हो रही है ना, तो वो नियमित था, ठीक है। लेकिन वही एक ऊर्ध्वाधर ऐसे रूखड़ी वाली सतह हो ना, रूखड़ी वाली सतह, यदि उससे टकरा करके किरणें परिवर्तित हो रही है तो वो अनियमित परिवर्तन होती थी, है ना। फिर मैंने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा, है ना। कोई वस्तु मैंने रख दिया, इससे किरणें टकरा करके गई और उसके बाद जो प्रतिबिंब बना दर्पण के उस साइड, वही उसका क्या था, प्रतिबिंब था, है ना। तो इस तरीके से चीजें हम कवर कर चुके थे पिछले क्लास में, है ना। और बताया था आपको जो प्रतिबिंब होता है वो कितने तरीके का होता है, तो 2 तरीके का होता है, एक वास्तविक वाला और एक काल्पनिक वाला, है ना। तो अक्सर नॉर्मली जो हम घर में यूज करते हैं ना, जो भी आईना, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक बनता है ना। जैसे मूवी देखना हो गया, जैसे अपने फोन से जो कैमरा फोटोज खींचते हैं, वो सब क्या है, वो सब है वास्तविक प्रतिबिंब, है ना। तो उसे हम पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन जो अपने पानी में जो शक्ल देखते हैं उसे हम पानी पे चेहरे पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, है कि नहीं है। फिर उसके बाद जैसे कि आप जैसे जो घर में आईना है नॉर्मली, उसमें यदि आप फोटोज देखते हैं तो उसे आप पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, तो ये क्या है, काल्पनिक है। आपके बाइक में जो लगा होता है वो भी क्या है, काल्पनिक है कि नहीं है। बिल्कुल। चलिए, अब क्या है ना, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब जो मेन टॉपिक आने वाला वो है दर्पण। क्या, दर्पण। चलिए, दर्पण जिसको हम मिरर कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो दर्पण है ना, ये दर्पण है क्या। आपने घर में आईना देख रखा होगा, बहुत ही बेसिक चीज है, समझिएगा, है ना। आईना तो क्या रहता है, वो आईना, आईना का सतह जो रहता है कैसा दिखता है आपको, बिल्कुल सा समतल, है ना, चिकना सा, चमकीला सा, बस। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, दर्पण वही होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे वैसा चिकनी, और या वह लिखते हैं ना, वह चिकनी और वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह है जिससे 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 प्रकाश का प्रवर्तन आसानी से हो, है ना। वह चिकनी और चमकीली सतह जिससे प्रकाश का प्रवर्तन आसानी से होता है, आसानी से होता है, कौमा दर्पण कहलाता है, दर्पण कहलाता है। क्लियर है, बिल्कुल। अब मैं एक चीज और कहता हूं, जो दर्पण होता है ना,
उसका आप देखना कभी भी। एक भाग में जो हमारी प्रतिबिंब बनती है, एक भाग में इमेज बनती है, और उसका दूसरा जो भाग होता है वो कलर किया गया रहता है कि नहीं? बिल्कुल वही चीज हम कह रहे हैं कि जो दर्पण होगा, कहीं भी कोई सा भी दर्पण, तो उसमें क्या होगा, एक साइड उसका कलर किया गया होगा और एक साइड बिल्कुल प्लेन होगा। ठीक है ना? बहुत बेसिक चीज है, इसको हम यहाँ नोट कर लेते हैं आराम से। दर्पण का एक भाग कलई किया गया होता है, कलई किया गया होता है। क्लियर है? बिल्कुल। तो आई होप ये जो चीजें हैं ना दर्पण में समझ में आ गई। नॉर्मल चीजें हैं, है ना? एक चिकनी और चमकीली सतह होती है जिससे प्रकाश का परिवर्तन आसानी से हो सकता है। जब प्रकाश का परिवर्तन आसानी से होगा तो इमेज भी आसानी से बन जाएगी, है ना? जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो है ना, ये जो है ना, क्या है ये दर्पण ही है ना? बिल्कुल, और कुछ नहीं है, दर्पण है ये। और इसका जो एक भाग ये वाला जो है ना, ये बिल्कुल प्लेन है, इसी से प्रकाश का परिवर्तन होता है, इमेज इधर ही बनती है। और इसका एक दूसरा भाग होता है जो बिल्कुल क्या रहता है, जो बिल्कुल सा एकदम से मतलब कलर किया गया रहता है कि नहीं? बिल्कुल। ये इस तरीके से इसका जो एक भाग आपको दिख रहा है ना, वो क्या है, कलर किया गया। क्या इधर प्रकाश कितने परिवर्तित हो पाएंगे? नहीं, बट इधर हाँ हो पाएंगे। तो इधर इमेज बन सकता है, इधर नहीं बन पाएगा। वैसी चीजें कुछ नहीं है। तो अब क्या है मेन चीज कि क्या दर्पण एक ही प्रकार के होते हैं? कुछ दर्पण हम देखते हैं अपने घर में जिसमें हमारी इमेज प्रतिबिंब बिल्कुल क्लियरली दिखती है और सेम आकार का दिखता है ना? एक दर्पण हम देखते हैं बाइक में लगा होता है ना? उसमें क्या होता है ना, उसमें हमें चीजें छोटी छोटी दिखने लगती है, जो पीछे की गाड़ियां हो इत्यादि चीजें छोटी छोटी दिखने लगती है। फिर एक दर्पण कई बार हम देखते हैं जैसे कि नाई के दुकान पे, वहां पे कुछ चीजें बड़ी दिखती है ना? वो इस तरीके का जो दर्पण लगा होता है उसमें। तो हर जितने भी दर्पण होते हैं सब अपना अलग अलग बिहेवियर रखा है उस तरीके से, है ना? किसी में समान आकार दिखता है, किसी में छोटा दिखता है, किसी में बड़ा दिखता है ना? तो क्या संभव है किसी भी दर्पण एक तरीके से हो सकता है? नहीं है ना? तो चलिए अब दर्पण के प्रकार को देखते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, है ना? सबसे पहला हम लिखेंगे समतल दर्पण। क्या लिखेंगे? समतल दर्पण, है ना? बिल्कुल। दूसरा हम लिखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और तीसरा जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि जो हम जो बार बार उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ते हैं वो तो इसमें है ही नहीं, बट ऐसा नहीं है ना? वो क्या है ना, जो ये जो गोलीय दर्पण आपको दिख रहा है, यही गोलीय दर्पण आगे दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, है ना? एक बनेगा आपका अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा जो बनेगा ना वो बनेगा आपका उत्तल दर्पण। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं ना, इन तीनों दर्पण के बारे में बारीकी से समझना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे समतल दर्पण। समतल दर्पण तो नॉर्मली कुछ ज्यादा देखना नहीं है, बस सतह देखना है किस तरीके का रहता है। और समतल दर्पण की बात करें तो इसका जो सतह होता है ना वो समतल होता है। जैसा ये वाला बताया था ना, ये समतल दर्पण ही है इसमें, तो इसका सतह कैसा है? समतल ही है ना। ऊर्ध्वाधर तो ऐसे है ना, या टेढ़ा ऐसे सब नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, यही चीज है। तो ये जो दर्पण है ना, इसका सतह कैसा होता है? समतल होता है। ठीक, तो लिखते हैं वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका सतह समतल हो।
कॉमा समतल दर्पण कहलाता है। मैंने क्या लिखा है कि वैसा दर्पण जिसका सतह कैसा हो तो समतल हो तो वो कौन सा दर्पण कहलाएगा, वो समतल दर्पण कहलाएगा। बहुत ही बेसिक चीजें हैं, ठीक है ना। आपका जो घर में आईना लगा होता है ना गोदरेज वाला, वही आईने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आता है, वो आता है समतल दर्पण की विशेषताएं। क्या? तो समतल दर्पण की विशेषताएं। क्लियर है? चलिए अभी इस समतल दर्पण के जो विशेषता है ना, इसको समझने के लिए मैं सीधी चीज आपको एक चीज कहूंगा कि आप क्या करना ना, जैसे घर में जो आईना लगा होता है, आपके घर में जो आईना लगा होता है ना, उस आईने के सामने जाकर के आप एक बार खड़े हो जाना, है ना। और वहां पे खड़े होकर आप इमेजिन करना चीजों को कि क्या क्या हो रहा है। तो आपको वहां पे दिखेगा कि सबसे पहली थिंग कि आप जिस आकार के हैं ना, आपकी प्रतिबिंब उसी आकार की दिख रही है। पहली पॉइंट, आपका आकार जिस भी आकार का है ना, वो सेम आपको दिखेगा, ना कि बड़ा या छोटा दिखेगा उसमें। तो पहली पॉइंट क्या है? सेम आकार का दिखता है जो प्रतिबिंब बनेगा आपका। दूसरी चीज है, जो प्रतिबिंब बनेगी ना, वो दर्पण के पीछे बनता है ना। ये चीज आप गौर करना। दूसरी चीज है, दर्पण के पीछे इसका प्रतिबिंब बनता है। तीसरी चीज ये कि देखिए जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका काल्पनिक बनता है, उसे आप पर्दे पर शो ऑफ नहीं कर सकते, है ना। तो काल्पनिक बनता है। ये तो तीसरी पॉइंट हुई। अब चौथी पॉइंट आप खुद सोचिए, जब वो चीजें काल्पनिक होती है पर्दे पर उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते हैं। चौथी पॉइंट तो ये हो गई, है ना। और एक चीज और गौर करना आप, ये कि जितनी दूरी पे हम खड़े रहते हैं ना, तो उसमें प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पे बनता है, ठीक है। हाँ चलिए इसके अलावा भी और कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें, ठीक। चलिए पहली पॉइंट, प्रतिबिंब इस दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है ना। इस दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्लियर है? चलिए दूसरी पॉइंट, इस दर्पण में बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। काल्पनिक या आभासी होता है। क्लियर है? अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, इस सेम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते, तो अगला पॉइंट वही लिखने वाले हैं यहाँ पे, है ना। तीसरा क्या, इस दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते, है ना। पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं, ठीक है। क्या है कि इस दर्पण में बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं उतार सकते। ये चौथी पॉइंट है, ठीक है ना। अगली पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सब तीसरी है ना ये। चौथी देखिए, अभी तुरंत मैंने आपको बताया, इसमें जो आकार जो रहता है ना, आकार है ना, वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या रहता है? सेम रहता है।
है ना। मतलब इस दर्पण में प्रतिबिंब उसी आकार का बनता है जिस आकार की वस्तु होती है, ठीक है ना। चलिए, इस दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है ना। इस दर्पण में बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर होता है। क्लियर है, आकार के बराबर होता है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरी चीजें इसमें क्या होता है ना, जितनी दूरी पे वस्तु रहेगी प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पे बनेगा। क्या मतलब, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु रहती है। मतलब इस दर्पण में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों क्या रहती है, एक समान, ठीक है। चलिए लिखते हैं, इस दर्पण में प्रतिबिंब दूरी तथा जो वस्तु दूरी रहती है ना तथा वस्तु दूरी दोनों बराबर होती है, बराबर होती है। क्लियर है, बिल्कुल। अब चलिए हम अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, मतलब 6 है ना। तो जो समतल दर्पण रहता है उसमें जब आप फोटो देखते हो तो क्या वो सीधी बनती है उल्टी बनती है, सीधी ही बनती है ना। जब उसके सामने खड़े होते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि आपका पैर ऊपर रहता है मुंडी नीचे रहती है, नहीं होता है ना, बिल्कुल। जैसी मुंडी हमारी ऊपर है तो ऊपर ही रहेंगी, उसमें भी सेम चीजें हैं, है कि नहीं है। तो क्या रहती है, जो प्रतिबिंब बनता है उसमें वो सीधा बनता है, सिंपल सी चीज है ना। तो इस दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा कैसा, तो सीधा, हमेशा सीधा बनता, हमेशा सीधा बनता। क्लियर है, बिल्कुल। अब 7 नंबर देखिए, है ना। इस दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्विक या पार्श्व उल्टा, है ना। प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा, दर्पण में बने प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब इतना सा है, यदि कोई वस्तु ऐसे, चलिए मैं ऐसे रख देता हूं, है ना, ऐसे करके चलिए एक कोई बनाया गया है यहाँ पे, इस तरीके से। और यहाँ पे मैं जब दर्पण ला के देखूंगा ना, यहाँ पे इसको तिरछा करके, ये ऐसे दिखेंगी, है ना, ऐसे दिखेंगी, ठीक है। बस यही क्या है, पार्श्विक उल्टा है। और या नहीं तो आप कोई सा भी लेटर वहां पे देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, चलिए यदि हम पी यहाँ पे लिखें, सॉरी उल्टा हो गया ना, पी इस तरीके से। यहाँ पे कोई दर्पण को ऐसे ला करके देखे ना, जैसे ये वाला है ना, ये वाला, इसको मैं यदि ऐसे ला करके देखूं तो ये कैसे दिखेगा, ये उल्टा दिखेगा, है ना, उल्टा दिखेगा। मतलब ये ऐसे दिखेगा, है ना,
यही क्या है, यही पार्श्विक उल्टा। बिल्कुल, कोई बेसिक चीज नहीं है, मतलब कोई भारी चीज नहीं है, इसमें बहुत ही बेसिक पॉइंट है, सातों के साथ है। और बाकी बात ये चीज, इसको क्या करना है, आराम से नोट कर लेना है, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ जाए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से मेन चीज क्या है ना, जैसे हमने दर्पण पढ़ा है ना, उसके प्रकार पढ़े, उसके बाद सबसे पहले हमने समतल दर्पण के बारे में चीजें पढ़ी। ठीक है, और समतल दर्पण के जो भी पॉइंट्स वो भी हमने यहाँ पे नोट करा रखे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे जो दूसरा टाइप था उसका क्या था, गोलीय दर्पण था। तो गोलीय दर्पण को समझते हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें जिससे उसके प्रकार होते हैं, इन सभी चीजों को आगे करते हुए चलते हैं। चलिए सबसे पहले जो हम यहाँ पे लिखेंगे ना, वो लिखेंगे गोलीय दर्पण। क्या, तो गोलीय दर्पण है ना। तो इसका सीधा सा मतलब इतना होता है कि एक वैसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक सतह तो जिससे प्रकाश की किरणें टकराती है ना, तो जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग, किसका, किसी खोखले गोले का भाग। बस इतनी सी छोटी चीजें हमें समझनी है, याद भी रखनी है। ठीक, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं है ना, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का है ना, सतह किसी खोखले गोले का भाग, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होता है या हो, खोखले गोले का भाग हो, कॉमा गोलीय दर्पण कहलाता है। क्या, तो गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, चलिए आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ बेसिक चीजें नहीं, मैंने इतना लिखा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह जो हो ना, क्या हो, किसी खोखले गोले का भाग हो। बस बात, क्या मतलब है इसका, मतलब इतना सा है ना, हम क्या करते हैं ना, एक दर्पण मानते हैं खोखला गोला वाला, ये इस तरीके का, यदि गोला बन जाए तो बेटर है। अरे बाप रे, ये तो नहीं बना, क्या हो रहा है। चलिए, है ना, ये एक आपको गोला दिख गया है ना, ये खोखला गोला। अब देखिए इसमें क्या होता है ना, मैंने पहले भी आपको बता रखा है, गोलीय दर्पण दो तरीके से बटा होता है, एक अवतल वाला और एक उत्तल वाला। तो यदि मैं इसको इस तरीके से दो भाग में डिवाइड कर दूं कुछ देर के लिए, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए इसका ये जो खोखला गोला अंदर से बिल्कुल खाली होता है, यदि वैसा भाग है ना, यदि मैं इसके बाहर वाले भाग को कलर कर दूं, मैंने दर्पण में आपको बताया था कि उसका जो एक भाग रहता है क्या रहता है, कलई किया गया होता है, और जो दूसरा भाग होता है वो परावर्तक सतह होता है, मतलब जिससे प्रकाश की किरणें परावर्तन होती है। तो मैंने इसका क्या किया, बाहर वाला भाग क्या कर दिया, कवर कर दिया, मतलब कलर कर दिया है। तो अंदर वाला भाग बचा ना, तो ये जो होता है ना, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण, जिसका बाहर वाला सतह कलर किया गया हो या जो अंदर की ओर धसा हो। देखिए ये अंदर की ओर जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ हो, तो ये जो अंदर वाला है ना वही इसका परावर्तक सतह है, तो वो धसा हुआ है ना, बस। और ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये क्या, ये कलई किया गया है, क्या किया गया है, कलई है ये। ठीक है, अब जस्ट मैं क्या करूं, यदि खोखला गोला है तो इसके लिए मैं अंदर वाले भाग को कलर कर दूं, अंदर वाले भाग को यदि मैं कलर कर दूं, है ना, तो ये जो दर्पण होगा ना,
ये दर्पण आपका हो जाएगा उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण। कहने का मतलब इतना है, वैसा दर्पण जिसका अंदर का भाग कलर किया गया हो या जो बाहर की तरफ क्या उभड़ा हो। तो आपको दिख रहा है ना, ये बाहर की तरफ उभड़ा हुआ है, प्रवर्तक सतह की बात करते हैं। तो ठीक है ना, चलिए। और ये क्या है? ये तो कल ही किया गया है, बात खत्म। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बस इतना अभी ध्यान रखना, हम आगे की चीजें और नोट डाउन आगे कराएंगे, तो चीजों को समझते जाना है। ठीक है, और देखिए इसमें ना कुछ पॉइंट्स भी है जिस हम यहाँ पे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य पद। क्या मतलब है इसका? मतलब इसमें और भी पॉइंट्स होंगे, उसके बारे में क्लियर करना है। तो सबसे जो पहला जो पॉइंट है वो मैं लिखता हूं, दर्पण का ध्रुव। ठीक है, या ध्रुव। चलिए दर्पण का ध्रुव लिखते हैं, बेटर रहेगा। दर्पण का ध्रुव, जिसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। अब चलिए इसका डेफिनेशन की ओर हम चलते हैं। मेन चीज क्या है ना, ये जो ध्रुव की मैं बात कर रहा हूं वो आपको सिर्फ यहां दिखेगा। ये जो दर्पण आपको है ना, इसके जस्ट मेडिएटर पॉइंट में। क्लियर है? क्या मतलब? तो दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु वाले बिंदु को, या मध्य बिंदु में या मध्य में स्थित बिंदु को हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसा बिंदु जो प्रवर्तक सतह के मध्य में स्थित हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम ध्रुव कहेंगे। ठीक है, चलिए लिखते हैं। तो वैसा बिंदु जो परावर्तक सतह के मध्य में स्थित हो, वैसा बिंदु जो परावर्तक सतह के मध्य में स्थित हो, कौमा दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दर्पण का ध्रुव कहलाता है। क्लियर है? इसके डेफिनेशन और भी बन सकते हैं, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। बट मेन चीज क्या रहना चाहिए, जो दर्पण है ना, इसका परावर्तक सतह जो ये है, इसके मध्य में ये बिंदु होना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज बदल सकती है बट मेन पॉइंट वही रहना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो पहली पॉइंट हुआ। अब दूसरा जो पॉइंट है ना, वो हम लिखते हैं दर्पण का ध्रुव तो हो ही गया। वक्रता त्रिज्या, या पहले वक्रता केंद्र देख लो। वक्रता केंद्र। क्लियर है? इसे हम सी से दिखलाते हैं, सी से, है ना। तो देखिए सबसे बेसिक चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जैसे कि ये गोला है ना, तो इसका जो भी केंद्र होगा, इसका जो भी केंद्र होगा, इसी केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। क्या मतलब? मतलब इतना कि ये जो गोलीय दर्पण है ना, जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहने वाले हैं। सिंपल सी चीज है। ठीक है, चलिए। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, है ना।
होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? कुछ बेसिक चीजें, मतलब बहुत ही आसान सी चीज है इसमें। ये जो गोलीय दर्पण है ना, जिस खोखले गोले का बना है उसी के केंद्र को हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। इसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसे भी पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। अब हम चलते हैं वक्रता त्रिज्या की ओर। डेफिनेशन में काफी नॉर्मल तरीके से लिखाना होता है कि चीजें आपको याद हो सके, है ना, और सिमिलर तरीके से। अब देखिए, तीसरी जो पॉइंट है वो बनेगा वक्रता त्रिज्या। क्या? तो वक्रता त्रिज्या, जिसको हम आर कहते हैं। करेक्ट है? बिल्कुल। रेडियस। देखिए, आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, गोलीय द्रव्य जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी केंद्र को वक्रता केंद्र हम कह रहे थे। बस वही सेम चीज अप्लाई करनी है। जहां केंद्र है वहां पे हम क्या कर देना? त्रिज्या कर देना है। बात खत्म। तो गोलीय द्रव्य जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बात खत्म। ठीक है? क्या मतलब? मतलब ये कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी के त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है। गोलीय द्रव्य जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। चलिए, मैं इसका मान लेता हूं रेडियस यहां से यहां तक, कोई समस्या नहीं। यही क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा, मतलब त्रिज्या कहलाएगा। ठीक है ना? चलिए, ये तो हो गई पॉइंट। अब मेन चलते हैं कि अभी यहां से यहां तक कुछ हमें दिख नहीं रहा है, अभी तुरंत दिख जाएगा, है ना? अगला जो पॉइंट हम लिखने वाले हैं ना, वो लिखने वाले हैं प्रधान अक्ष, प्रधान या मुख्य अक्ष। ठीक है? चलिए, अब सीधी चीज आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि क्या आपको कहीं पे ये पी बिंदु दिख रहा है, मतलब ध्रुव, उसके बाद ये सी बिंदु दिख रहा है? बिल्कुल। तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होगी ना, इसको मिलाने वाली रेखा, वही क्या कहलाएगी? हमारा वही प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगी। या इसको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल। इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं, पी से वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरने वाली रेखा। कोई बात नहीं, ठीक है ना? क्या कहा मैंने आपको? ये जो दर्पण का ध्रुव दिख रहा है उसको, और ये जो वक्रता केंद्र है इसको मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। बहुत बेसिक चीज है। बिल्कुल। ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, है मिलाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्लियर है? मैंने क्या कहा आपको? ध्रुव को वक्रता केंद्र, ये जो वक्रता केंद्र है पी और सी, है ना, मतलब ये पी ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। तो ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को प्रधान या मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है? बिल्कुल। चलिए, अब और आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये 5 नंबर देखते हैं इसको, है ना? अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले मुख्य फोकस। क्या? तो
मुख्य फोकस। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं तो ये जो मुख्य फोकस होता है ना, ये हमारा जो पी और सी दिख रहा है, मतलब जो प्रधान अक्ष दिख रहा है, तो इस प्रधान अक्ष पे कोई ऐसा बिंदु स्थित होगा जिससे इस प्रधान अक्ष के समांतर आ रही किरणें मिलेंगी या किसी बिंदु से आती हुई में दिखलाई पड़ेगी। ठीक, बेसिक चीज है, इसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम नीचे डायग्राम की मदद से समझ लेंगे आसानी से। क्लियर है? चलिए तो लिखेंगे प्रधान अक्ष पे, प्रधान या मुख्य अक्ष पर स्थित वैसा बिंदु है ना, वैसा बिंदु जिससे मुख्य अक्ष के समांतर, जिससे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है, या आती हुई प्रतीत होती है ना। मैंने क्या लिख रखा है कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष पर स्थित वैसा एक बिंदु होता है जिससे मुख्य अक्ष के समांतर आ रही किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या आती हुई प्रतीत होती है। कॉमा उसे हम क्या कहते हैं, कॉमा फोकस कहलाता है, या कॉमा मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस कहलाता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि मैं एक मानता हूं ये अवतल दर्पण, सॉरी है ना, इस तरीके से ये वाला है ना। तो मैंने आपको बार बार कह रहा हूं कि ये जो है ना दो तरीके के होते हैं, अवतल और उत्तल, है ना। अब इसका जस्ट मीडिएटर पॉइंट क्या हो जाएगा, P होगा, है ना। फिर उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, ये C हो जाएगा। और मैं क्या कह रहा हूं कि प्रधान अक्ष, ये तो यही तो है ना प्रधान अक्ष, ये बिंदु इसको मिला रही है, यही तो प्रधान अक्ष है। तो क्या कह रहा है कि एक इस पे कोई ऐसा बिंदु हो सकता है जिससे क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर, मतलब इसके समांतर, सोचिए कि ये किरणें ऐसी गई और इससे टकराई, है ना, और ये किरणें ऐसी गई और इससे टकराई, ठीक है। और कह रहा है उसके समांतर आ रही किरणें परावर्तन के बाद मिलती है, जैसे अब यहां गई टकरा करके ऐसे आई, है ना, ये इधर गई टकरा करके ऐसे आई, तो ये जो इस बिंदु पे मिली है ना, इसी को हम क्या नाम देते हैं, फोकस नाम देते हैं। ये तो मिल रही है ना, परावर्तन के बाद मिलती है, तो ये मिल रही है, तो अब इसका क्या मतलब है कि यह आती हुई प्रतीत होती है, वो भी देख लेते हैं, क्या समस्या है ना। चलिए अब हम वो वाला दर्पण बना लेते हैं, ये वाला उत्तल वाला। अंदर से मैंने क्या कर दिया, इसको कलर कर दिया, उबड़ा हुआ भाग है, कोई समस्या है नहीं, ठीक है। यहां भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसा होता है बिल्कुल, और इसमें जो फोकस होता है इसके उधर उस साइड होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं मानता हूँ C, यहाँ पे मानता हूँ P। अब क्या होता है ना, प्रकाश की किरणें ऐसे गई और ऐसे ऐसे टकरा करके चली गई, इसमें भी प्रकाश की किरणें ऐसे गई और ऐसे टकरा करके चली गई, है ना। तो अब हमें ना इस बिंदु से ऐसा लगता है कि प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है, तो यहां से आ रही है, हमें ऐसा लगता है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो मैं वही लिखा हूं ना, या आती हुई प्रतीत होती है इस बिंदु से, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसी को तो हम F नाम दे रहे हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। क्लियर है ये दोनों चीजें, बस बात खत्म, ठीक है। अब देखिए ये चीजें क्लियर हो गई,
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ तक की चीजें क्लियरली समझ में आ गई हो, है ना। अब चलिए, अब क्या है ना, कुछ एक पॉइंट्स और है उसको देखते हैं, फिर उसमें आगे निकल जाएंगे, है ना। एक पॉइंट है इसमें, जैसे फोकस दूरी क्या है ना, फोकस दूरी जिसको हम लिटरली स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसमें क्या है ना, बस इतनी सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जो आपका ध्रुव है ना, जो मुख्य फोकस मैंने आपको बताया है, सी और पी के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। तो मुख्य फोकस जो है ना, उससे लेकर के जो पी है ध्रुव, वहां तक की दूरी को नॉर्मली हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लिखेंगे ध्रुव यानी पी तथा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस मतलब कैपिटल एफ, है ना, के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल सी चीज मैं ये नहीं लिखाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब हमें ये जरूरी है कि इन सब चीजों को एक बार और अच्छे तरीके से समझे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में, ठीक है, बिल्कुल। तो चलिए अभी जस्ट हम चीजों को समझते हैं अच्छे तरीके से। आपको मैंने बताया गोलीय दर्पण कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। देख लेते हैं यहां से कौन कौन से प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, क्लियर। पहला अवतल दर्पण, अवतल दर्पण सिंपल सी चीज मैंने आपको पहले भी बता रखी है, जिसका परावर्तक सतह कैसा हो, धंसा हुआ हो, बस बात खत्म। इतनी चीजें हमें ध्यान में रखनी है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, कॉमा अवतल दर्पण कहलाता है, कॉमा बहुत ही शॉर्टली डेफिनेशन में लिखा रहा हूं इसका, है ना, धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। क्या मतलब है, मतलब बस इतना है कि ये जो है ना, ये क्या है, अब फिलहाल तो कुछ नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा, इसको बाहर वाला भाग में क्या करूंगा, रंग कलर कर दूंगा ऐसे, है ना। ये मैंने क्या कर दिया, इसे मैं कलई कर दिया, कलई जिसको कहते हैं, कलई कर दिया, है ना। अब हर पॉइंट को हम इसमें भी देख लेते हैं क्या है नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था जस्ट इसके मीडिएटर पॉइंट में एक पॉइंट होता है जिसको हम पी नाम दिए थे, मतलब ध्रुव नाम दिए थे, क्लियर है, बिल्कुल। फिर मैंने इसके केंद्र को क्या नाम दिया था, सी नाम दिया था। इस पी और सी को मिलाने वाली रेखा को क्या नाम दिया था हम, तो इसको हम कह रहे थे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, क्लियर है, बिल्कुल। अब हालांकि ये जो दर्पण है ना, दर्पण ये कौन सा दर्पण है, ये है हमारा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, तो अवतल दर्पण, ठीक है, बिल्कुल। अब देखिए इसी में यहां जो एक पॉइंट था मैंने बताया था टकराने के बाद जहां पे मिलती है ये पॉइंट, यही क्या कहला रहा था, यही हमारा कहला रहा था कैपिटल एफ, है कि नहीं है, बिल्कुल। इसमें एक चीज और जो बहुत जरूरी होती है वो ये कि ये जो पी और एफ है ना, वो आपको स्मॉल एफ के बराबर होगा, ठीक है। और सी और पी जो है, मतलब ये पी या सी, इसे हम कह सकते हैं आर के बराबर होगा। पूछिए आप क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि केंद्र से लेकर के इस बिंदु के लास्ट पॉइंट तक यही है कि नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये त्रिज्या भी तो है ना, त्रिज्या भी तो है कहीं ना कहीं, बस इसलिए हम पीसी बराबर क्या कह सकते हैं, आर भी कर सकते हैं, आर भी कह सकते हैं, बिल्कुल।
और ये आपको दिख पा रहा है यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल f, लेकिन यहाँ से यहाँ तक टोटल r है। इसलिए जब हम r बराबर 12 फार्मूला निकालते हैं तो वहां पे दिक्कत नहीं होता है, मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगली जो चीजें है ना वो हमारा क्या है, यहाँ एक चीज और कर सकते हैं। दर्पण जो है ना, इसे हम मोटाई मान सकते हैं, आगे होगा एम या एमरेस मानिए, जो मानना होगा मानिए। दर्पण का द्वारक कहते हैं उसको। अब जो अगली जो पॉइंट है वो दूसरा जो था ना वो क्या था, उत्तल दर्पण। क्या था, उत्तल दर्पण। जैसे ये वाला क्या था, इसका प्रवर्तक सतह धसा हुआ था, तो उसका जो प्रवर्तक सतह होगा कैसा होगा, उबड़ा हुआ होगा, है ना, कैसा, तो उबड़ा हुआ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वैसा दर्पण, वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभड़ा हुआ हो, कौमा उत्तल दर्पण कहलाता है ना, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्लियर है? इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा ये मतलब है, मैं क्या करता हूँ एक दर्पण मानता हूँ ऐसे, जिसका मैं कौन सा भाग कलर कर दूं, तो आई थिंक अंदर वाला भाग, ये है ना, बिल्कुल। पर एक चीज और, जस्ट इसके मीडिएटर पॉइंट में ये क्या है, P है, चलिए M या M डैश मान लीजिए, कोई समस्या है नहीं इसमें। और इसमें ना एक चीज ध्यान रखने वाली ये है, जैसे इधर जो हमारा P और F दिख रहा था किधर, प्रवर्तक सतह की ओर, जिधर प्रवर्तक सतह है उधर, बट इसमें जो होता है ना वो उसके दूसरी ओर होता है ना, जिधर कलर किया गया ना वो प्रवर्तक सतह उधर होता है, ये चीज है। ठीक है, ये एक पॉइंट मैंने C माना, और जस्ट इसके पीछे क्या पॉइंट हो रहा था, एक F हो रहा था। इसमें भी सेम प्रोसेस, यहां से यहां तक स्मॉल f, यहां से लेकर यहां तक टोटल r। ठीक है, ये किस चीज की बात है, ये उत्तल दर्पण की बातें हैं जिसका प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है। तो फिलहाल हमें इतना चीजें क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, और ये जो फिगर है ना वो आपको बनाने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अभी आगे जस्ट अक्सर हम इस फिगर का क्या करने वाले हैं, उपयोग करने वाले हैं। तो आई थिंक ये हर चीज आपको क्लियरली हो चुकी होगी, और यदि कोई चीज समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। और फिलहाल क्लास की टाइमिंग है वो आप याद रखिए, 3 से 6 क्लासेस चलती हैं रेगुलरली, है ना। और फिर फिलहाल क्लास को यहीं पे हम खत्म करेंगे, तो अच्छे से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए एकदम जोशो जुनून के साथ। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।